क्या इस देश में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर हुआ? लेकिन आप किसी का कमिटमेंट है, आप उससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे सीखता हूं। 2 दिसंबर 1989 में भारत के अंदर पहला मुसलमान गृह मंत्री बना, पहला गृह मंत्री बना। अगर कहीं हम बन जाते और हमारे जैसा वातावरण उल्टा होता तो पता नहीं हम कितने अपोलोजिस्टिक होते, कितने सवाल इफ अगर मगर ये करें न करें, ऐसा देख सोचेंगे वैसा सोचेंगे। लेकिन वो जिहादी मुफ्ती मोहम्मद सईद 2 दिसंबर को बनता है, 8 दिसंबर को उसकी बेटी गायब हो जाती है और पूरे देश के किसी अखबार में, विदेशी अखबार में कहीं खबर तस्वीर नहीं छपती कि बेटी कहां थी, किसने लाया, किसने पकड़ा और गिरफ्तार कौन लोग हुए। यह कहा गया कि JKLF ने किया, बेटी वापस आ गई। कोई तस्वीर नहीं है, कोई बयान नहीं है, कौन आतंकवादी ले गए थे, रैंसम में क्या मांगा, कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ लोग जो कमिटमेंट के पक्के हैं उनसे भी सीखना चाहिए। 10 दिन के बाद में एक बड़े नेता के घर से एक और बच्चा गायब हो गया, फिर 27 लोग छूट गए, फिर एक और साहब के घर में से कोई बच्ची गायब हो गई, फिर 7 लोग छूट गए। ऐसा लग रहा था कि सबने एक एजेंडे के तहत यह खेल खेला है। और उसी प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री रहा, उसी प्रदेश का पहला गृह मंत्री रहा, मुसलमान रहा, कश्मीर का रहा, कश्मीरियत की बात कहने वाला बना, और उसी की देखरेख में 19 जनवरी 1990 में आप लोगों को मार के, रेप करके, मर्डर करके भगा दिया गया। कोई बोला? किसी ने सवाल उठाया? एक छोटी सी घटना पे लोग यहां के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि उसको जवाब देना चाहिए कि अखलाक को किसने मारा। लेकिन इतने सारे 5-5.5 लाख कश्मीरियों को दिन के उजाले में उनके हिंदू होने की वजह से मारा, मस्जिदों का सहारा लेके मारा आपने। लेकिन पूरे देश में कहा गया कि नहीं, वो तो जगमोहन ने भगा दिया गया, वो तो ऐसा हुआ, वो तो वैसा हुआ, और उसको छुपाने की कोशिश की गई। और भारत के गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया गया। कोई अखबार बना हो, कोई टेलीविजन की हेडलाइन बनी हो, और क्या किसी कोर्ट ने कोई बयान दिया कि आजाद भारत के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है तो कश्मीरी पंडितों की मॉब लिंचिंग हुई है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोली, अखबार कुछ नहीं बोले, और जस्टिफाई किया जाता है। सरकारें आपको भरोसा देती हैं कि हम ले जाएंगे, आपका कॉलोनी बसाएंगे। कोई कॉलोनी नहीं बसने वाली है, कोई कॉलोनी में आप नहीं जाने वाले हैं। आप धैर्य रखिए। पूरा चेन्नई से लेकर के कलकत्ता, बनारस, मेरठ, पटना, दुनिया भर में लोगों को पता चल गया है कि आपके साथ क्या हुआ है। वो ताकत है कि जिसके चलते इसी पार्टी ने, जिसकी सरकार है आज पूरे देश में, ये तो 10-12 लोग हैं। आप सोचते होंगे कि ललित अंबरदार आज इस टेलीविजन पे हैं, सुशील पंडित उस टेलीविजन पे हैं। इन लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से और कॉन्शियसली, मैंने सिर्फ पब्लिक प्लेस में जाने के लिए कहा कि पूरे देश को बताओ सही बात क्या है और सही तरीके से बताओ। उसका दबाव था कि आर्टिकल 35 पे इसी पार्टी के मैनिफेस्टो में 70 साल से नहीं था। इलेक्शन के बीच में जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो पहली बार इस पार्टी ने कहा कि आर्टिकल 35 में आते ही हटाएंगे। पब्लिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सरकार राष्ट्रवादी बन गई है, अब वो आपके दरवाजे पे आएगी और 8 बजे पूछेगी कौल साहब आप सो गए कि नहीं सो गए। वो नहीं आने वाली। आप मजबूर कर दीजिए उसी तरीके से, वही हथियार इस्तेमाल कीजिए कि बार बार सुबह से लेकर शाम तक पिछले 5 दिन की डिबेट से मैं एक ही बात सुन रहा हूं कि हमें दिल जीतना है। किसका दिल जीतना है यह तय करिए ना आप। उनका जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा है, जिन्होंने लूटा है, रेप किया है, मर्डर किए हैं, जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से 85 से कानून बनाए कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को ताकत न मिले, हिंदुओं को ताकत न मिले, जो निजाम मुस्तफा की बात करते हैं। निजाम मुस्तफा के प्रति भी अगर ईमानदार होते तो निजाम मुस्तफा में भी ईमानदारी बहुत है, कम से कम उसको भी मान लेते। लेकिन वो भी नहीं किया। वो आपसे कह रहे हैं कि साहब आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और मुझे ताज्जुब और हंसी उस वक्त आती है कि जिस शख्स को अपने खानदान का पता नहीं है। आप तमाम सब लोग मुझसे ज्यादा बड़े दानिश्वर हैं, बताएं फारूक अब्दुल्ला का पूर्वज कौन था? मैं बता देता हूं। 1722 में राधोराम थे उनके पूर्वज। जिन लोगों ने इस्लामिक आतंकवादियों के सामने तलवार के डर से शलवार पहन ली, वो आपको बता रहे हैं, वो आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि आप बहादुर हैं कि नहीं हैं।
₹2 किलो ने तो 5 लाख मरने कटने के बाद भी अपना नाम नहीं बदला, अपनी शिनाख्त नहीं बदली, और आज भी नहीं बदली, जबकि उस कश्मीर से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर भारत की सेना जम्मू कश्मीर में भारत को रिप्रेजेंट करती है, भारत की प्रभुसत्ता को रिप्रेजेंट करती है, तो कश्मीर में कश्मीरियत और भारत की माइट को आप सिर्फ रिप्रेजेंट करते थे। जब से आप वहां नहीं हैं, वो कश्मीर भारत का नहीं। फौज जाएगी, फौज आएगी, फौज के साए में समाज नहीं रहते हैं, यह गलतफहमी निकाल दीजिएगा। और कोई आपको इस भीख में नहीं भेजेगा कि आपकी वहां एक कॉलोनी बनेगी, हम चुपका देंगे, कश्मीरी पंडित यहां रहते हैं, हमारा काम पूरा हो गया। नो, 370 हटने के बाद आपकी से ज्यादा लड़ाई, पूरे भारत की लड़ाई इंपॉर्टेंट है। आपकी, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी लड़ाई लड़ चुके हैं। अब तो सिर्फ आपको यह बताना है कि जो बांग्लादेश में 2 लाख लोगों की रैली निकल रही है, जो पाकिस्तान में रैली निकल रही है, जो पाकिस्तान के हुक्मरान परेशान घूम रहे हैं कि 35 पे क्यों हटाया गया। आप सोचिए कि इस देश में ऐसे प्रावधान किए गए कि आपके घर का किचन कैसा होगा, गैस चूल्हा कहां रखेंगे, यह पड़ोसी तय कर रहा है। आपने उन्हें इतनी छूट दी क्योंकि अब संवैधानिक तौर पे बदला है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, कानून का फैसला और संविधान की तरफ से अगर कोई फैसला आता है, वो सिर्फ संवैधानिक होता है। अब लड़ाई आपको दुगनी लड़नी है, और इस लड़ाई के लिए आपको कोई हथियार नहीं उठाना है, कोई हथियार नहीं उठाना है। आपको दिल्ली की सरकार को यह एहसास कराना है, हम कल भी आपके थे, आज भी आपके हैं, और आप अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, वो जो आतंकी वहां पर सिस्टम है, जब तक वो डिसमेंटल नहीं होगा, जब तक वो नहीं हटेगा, तो आप उसको यूनियन टेरिटरी बना दें, आप उसको स्टेट बना दें, आप तमाम कुछ कर दें, लेकिन कश्मीरी पंडित किसी की भीख में कश्मीर नहीं जाएगा, किसी की भीख में नहीं जाने वाला। मुझे मैं मानता हूं कि मूसा को आप मार सकते हैं, दुजाना को आप मार सकते हैं, लेकिन ये मुफ्ती और ये मौलवी और ये अब्दुल्ला, मैं तो कह रहा हूं ये पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं। इस देश में इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बहुत देखे मैंने, रोज ललित अंबरदार उनको से लड़ते हैं, रोज सुशील पंडित उनसे लड़ते हैं, कोई हैदरी है, कोई बाबरी है, क्या क्या तर्क देते हैं। उनकी चोरी और सीनाजोरी देखिए कि टेलीविजन पे आने के बाद भारत को गाली देने का उन्हें अधिकार है, और हमारी एक सिस्टम कहता है कि हमें दिल जीतना है। अगर इस पूरे एपिसोड में किसी की ठोड़ियों में हाथ डालना है, किसी को गले लगाना है, किसी को दिल जीतना है, तो कश्मीरी पंडित के अलावा कोई और है ही नहीं जिसका दिल जीता जाए। घर घर जाइए, माफी मांगिए कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया, आतंकवादियों के खिलाफ के साए में छोड़ के चले आया, और आपने कुछ नहीं किया। आप बहुत कुछ कर सकते थे। लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि सरकार में जो आज मौजूद हैं वही जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए कुछ मोर्चे हारने पड़ते हैं। 30 साल से बहुत सारे मोर्चे हारे हैं, ये पहला मोर्चा है जो हम जीते हैं। अभी युद्ध बाकी है, ये पहला सिर्फ मोर्चा जीता है आपने। इस मोर्चे जीतने को अपनी अंतिम युद्ध मत समझ लीजिएगा, ये मत मानिएगा सब ठीक होने वाला है। जब सरकारों के सामने आप दबाव बनाते हैं और सरकार को यह एहसास करा देते हैं या तो हम तुम्हारा खेल बना देंगे या हम बिगाड़ देंगे, यह ताकत जब दिखाते हैं तब सरकार फैसले लेती है आपके हक में। और आपने दिखाया, ये जो 2-3 साल से पूरे देश में माहौल बन रहा था कि ये कश्मीर में आखिर है क्या मामला, ये तो कुछ लोगों को सिर्फ यही बताया गया कि वहां जमीन नहीं ले सकते, बस इतने ही नहीं है। फिर उसमें तर्क आ जाता था कि जमीन तो आप हिमाचल में भी नहीं ले सकते, कश्मीर तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं ले सकते। लेकिन क्या बारीक बारीक चीजें बताई गई, क्या कारण है, किस तरीके से उस सिस्टम को बनाया गया है। आपने लीगली तो डिसमेंटल किया, लेकिन आज भी साइलेंटली जो कानून चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री मुसलमान ही बनता है, जम्मू कश्मीर में उर्दू कंपलसरी है, लेकिन जहां मुसलमान है वहां उर्दू है, और जहां हिंदू है वहां उर्दू का टीचर नहीं है। न तुम उर्दू पढ़ोगे न नौकरी मिलेगी। तो सवाल यह है कि आप सत्ता से लोगों को बेदखल कर सकते हैं,
लेकिन व्यवस्था में दिल्ली में भी बहुत लोग बैठे थे। मैं कुछ शब्दों से बचने की कोशिश करता हूं। जो लोग दिल्ली में बैठे थे, जो यहां से तार साधते थे कि फारूक अब्दुल्ला को 6% पे जिता देना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देश के लिए अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी पहचानिए जिन्होंने पिछले 15 साल से कैसे यहां से चीजों को मजबूत किया है। बेवकूफी नहीं बनाया है, डाका डाला है उन लोगों ने। हमारे पास भी बहुत सारे सवाल है। हमने कहा देखिए, कश्मीरी पंडितों से बात करनी है तो कश्मीरी पंडितों से बात कीजिए। हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमें यह गलतफहमी नहीं है कि हम ये कहें कि हम कश्मीरी पंडितों पर एहसान कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं कर रहा। हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लिहाजा इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे थे। यह बात अलग है कि उस लड़ाई में आप आगे थे, आप विक्टिम बने थे। जो गज़वाए हिंद का रास्ता है वो जम्मू से ही आएगा, और जम्मू में अगर नहीं लड़ाया गया, जम्मू में अगर नहीं रोका गया तो दिल्ली महफूज नहीं रहेगी। यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। मैं उस मुल्क में रहा हूं 12 साल, जिस मुल्क के अंदर आप कहते हैं हाफिज सईद गिरफ्तार हो गया, हाफिज सईद छूट गया। अरे उस मुल्क में सारे हाफिज सईद हैं, चेहरे अलग अलग हैं, सोच अलग है। पजामा किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई छोटे भाई का पजामा पहना है, कोई बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, लेकिन सबकी सोच एक ही है। हम इस गलतफहमी में निकाल दें कि जो ढोलक बजा रहे हैं, जो गाना गाने आते हैं, वो अच्छे हैं। और हम तो मूर्खता की पराकाष्ठा हमारी यह है कि एक शहर है मध्य प्रदेश में, इंदौर। उस इंदौर का एक शायर है, इस पे आप कहेंगे वाह क्या शेर है। उसने एक ही झटके में 800 साल की मुगलिया सल्तनत को मकाल मालिक बना दिया, और 70 साल से आप जो सत्ता में बैठे हैं वो किराएदार हैं। आज नहीं कल आपको हटना है, और आप ताली बजा रहे हैं। हम न कुछ पढ़ना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, न अपनी बात को ढंग से कह पाते हैं। लिहाजा सिर्फ भारत माता की जय कह देने से बात नहीं बनेगी। मैं भी देखना चाहता हूं एक बार 2014 के चुनाव में जम्मू के अंदर एक सभा हो रही थी। उस सभा के अंदर सभा खत्म हुई, दोनों हाथ उठा के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कई बार कहा भारत माता की जय। यह इत्तेफाक इसलिए है कि मेरी सोचने और देखने की नजर वो अलग नहीं है। मैं वहां पैदा हुआ हूं जहां से पाकिस्तान के जन्म की थ्योरी पैदा हुई थी। आप तो 1989 में मारे गए हैं, हम तो अकेले परिवार थे, अकेली फैमिली थी। उस 40,000 लोगों के बीच में हम तो 79 में मारे गए हैं। हमारी कहानी तो कोई इंडिविजुअल हो सकती है, इसलिए शायद मैं आपका दर्द ज्यादा समझता हूं। वहां भी यह कहा गया कि जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बसाया था, उनका कहना था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी एक आंख हिंदू है, एक आंख मुसलमान है। अब ये उन्होंने बसाया कहा तो, लेकिन हम तो अकेले थे। जो लोग बचाने भी आए, कुछ शिया बचाने भी आए हमको, उनको मारा। आप कहते हैं ललित भाई खिड़की बंद कर ली, हमारी तो चारों बहनें वहीं थी, हमारे तो पड़ोसी ने दरवाजा बंद कर लिया। हम तो 5 किलोमीटर दूर भाग ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हम रहे। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है कि किसने खिड़की बंद की। यह खिड़की बंद करने और दरवाजे बंद करने का सिलसिला बहुत पुराना है। इस गलतफहमी का शिकार हम हैं कि यह गंगा जमुना तहजीब है, यह भाईचारा है, और यह बीमारी में दोबारा से मुब्तला मत हो जाइएगा, क्योंकि हमें बहुत जल्दी बड़ा बनने की शौक है। हमें लगता है अब तो सब कुछ है, अब तो दरिया दिली होनी चाहिए। नहीं नहीं, आप भी आइए। नहीं, अब कोई किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। तुम अच्छे हो तो अच्छे होने का कम से कम 50 साल तक इम्तिहान दो, तब हम मानेंगे। ऐसा नहीं होने वाला।
यह बिल्कुल नहीं होने वाला। और कश्मीर को लेकर के कश्मीर सेंट्रिक बात नहीं करना चाहता मैं। ललित भाई, मैं 79 से बहुत कुछ नजदीक से देख रहा हूं। यह बात अलग है कि 26 साल सहाफत में रहा और छोड़ी किसी कन्विक्शन के तहत है, किसी इस मजे में नहीं छोड़ी है कि 3-4 लाख की नौकरी छोड़ के भारत में भाषण 2-2 लोग ताली बजाएंगे। कोई एजेंडा नहीं है, किसी नेता से मिलने का शौक नहीं है, इसलिए छोड़ी है कि हिंदुओं ने ही मूर्खताओं के चलते अपने सियासी एजेंडे को प्राप्त करने के लिए, तत्कालिक सुख भोगने के लिए आपने गलत नैरेटिव को अपने लोगों में फैलाया। और जब जब आपको कोई बताने आता है तो आप यही कहते हैं कि देखिए साहब, हम तो हजारों साल से रह रहे थे। तो भाई, हजारों साल से रहने के बाद फिर ये क्यों किया, इसका जवाब है किसी के पास? लिहाजा एक हमने झूठ नहीं फैलाया, कई झूठ फैलाए। इसमें मैं मुसलमान को जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि हमारी मानसिकता यह है, अभी भी इसी तरीके का नैरेटिव चलना शुरू हो गया। सारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन उसी यूनियन टेरिटरी में जम्मू भी है जम्मू के नहीं, उसमें डोगरा भी हैं, सिख भी हैं, उसमें जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, उसमें और दूसरे लोग भी हैं, लेकिन बार बार एक ही नैरेटिव चलाया जा रहा है। बकरा ईद कैसे मनेगी? अरे बकरा ईद पे जिबा होते लोग, तो लोग जिबा होंगे, तो होने चाहिए। लेकिन किसी ने पूछा कि 30 साल से होली दिवाली कैसे मनेगी? ये नहीं पूछा, बल्कि अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कुछ कश्मीरियों को भेज दिया गया, वो 16 को मार दिया गया। फिर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित बलि का बकरा है, उस पर एक्सपेरिमेंट करो। साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट रहेगा, इन्हीं पे कर लो, ये तो फ्री में है। तो आपने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या है कि जो बात अभी कही जा रही थी, आप लोग कश्मीरी पंडित हैं, आप लोगों का शायद किसी से कोई जान पहचान हो। अभी कुछ दिन पहले मैं जम्मू में था। जम्मू से जब बाहर निकला तो मुझे किसी ने 4 लोगों के नाम बताए और कहा कि 4 कश्मीरी पंडित हैं। केंद्र सरकार के किसी डिपार्टमेंट के माध्यम से उनसे कहा गया कि आप जाएं और जो दुनिया में सबसे बड़ा पीस का मसीहा है, मीरवाइज उमर फारूक के पैर पकड़ें और उनसे जाके ये कहें कि आपने हमें नहीं मारा था, हम ही पागल हो गए थे, हमने अपने आप को मार लिया, और आप तो पीसफुल लोग हैं और आप हमें माफी दें, हम आपकी शर्तों पर रहना चाहते हैं। वो उनसे मुनाफिक कहता है कि आप हमारी आवाज बनिए। वो 4 कश्मीरी पंडितों का नाम, कोई मेरी मीटिंग ऐसी नहीं रही होगी मैंने एक्सपोज नहीं किया होगा। अगर किसी का रिश्तेदार हो तो बुरा मत मानिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को बेचा है दिल्ली में। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को एक बार फिर चीन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन समझौता का उल्लंघन कर सीमा पर बार बार भारत के लिए चुनौती पेश कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सीमा के मौजूदा हालातों पर ये संबंध पर निर्भर करेंगे। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे विदेश मंत्री ने यहां आयोजित एक पैनल चर्चा के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने भारत चीन सीमा तनाव पर वैश्विक मंच के समक्ष अपनी बात रखते हुए गलवान घाटी में हुए संघर्ष की याद भी दिलाई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि समस्या ये है कि 45 साल तक सीमा पर शांति रही, सीमा प्रबंध स्थिर था। 1975 से सीमा पर कोई जवान हताहत नहीं हुआ था, परंतु अब ये बदल गया है। चीन के साथ वास्तविक सीमा रेखा पर कम से कम सैन्य बलों की तैनाती को लेकर भारत ने समझौता किए थे, लेकिन चीन ने उन समझौतों का उल्लंघन किया। साफ है, चीन के साथ हमारे संबंध बहुत कठिन दौर में हैं। जयशंकर यहां भारत चीन सीमा तनाव और पश्चिम की ओर भारत में रुख के निर्णायक बदलाव को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और जून 2020 से पहले भी पश्चिम के साथ संबंध काफी अच्छे थे। इसलिए जहां तक पश्चिम के साथ अच्छे संबंधों का संबंध है, तो इसके पीछे वो कोई कारण नहीं और ना ही उसने इन्हें प्रभावित किया है। उल्लेखनीय है
कि जून 2020 में गलवान घाटी में चीन ने वास्तविक सीमा रेखा का उल्लंघन करते हुए भारतीय सैनिकों पर हमला बोला था। इस हिंसक झड़प में कई सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि चीन के ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। इसके बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ गया था। गलवान संघर्ष के बाद कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता भी हुई, लेकिन अभी तक इसका उचित हल नहीं निकला है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की क्षमताएं और प्रभाव बढ़ा है। जयशंकर ने जर्मनी की अपनी यात्रा के दौरान यूरोप, एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों के मंत्रियों के साथ कई बैठकें की। अब वो शुक्रवार को एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी के म्यूनिख में पहुंचे थे। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।